नमस्कार दोस्तों, इस एनसीईआरटी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th विषय भूगोल ज्योग्राफी का अध्याय 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स को देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत का परिचय। दूसरा, भारत की स्थिति यानी कि पूरे वर्ल्ड में भारत की स्थिति क्या है। तीसरा, भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। और चौथा और आखिरी टॉपिक्स हमारा रहेगा भारत के पड़ोसी देश। यानी कि इन सबों के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर, तो इस अध्याय का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है भारत का परिचय। तो भारत का परिचय में हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने कक्षा 6 की एनसीईआरटी में इसके बारे में पढ़ा होगा। जैसे आप ये मानचित्र को देख सकते हैं, ये जो मानचित्र है हमारा एक तरह से ग्लोब है जिसे हम लोग पृथ्वी ही कह सकते हैं। तो ये जो आप ग्लोब देख पा रहे होंगे यानी कि ये हमारा एक तरह से पृथ्वी ही है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी जो है यदि इसे दो मुख्य भागों में यदि बांटें तो एक जो एरिया होगा हमारा वो होगा जल वाला और एक जो एरिया होगा हमारा वो होगा स्थल वाला। स्थल यानी कि एक तरह से भूमि कह सकते हैं। तो भूगोल वेताओं ने क्या किया है कि ये जल वाले हिस्से को सागरों में डिवाइड किया है और ये स्थल वाले हिस्से को महाद्वीप में जो है वो डिवाइड किया यानी कि बांटा है। तो ये जल वाला जो हिस्सा है जिसे महासागरों में बांटा गया है वो कुल 5 महासागर हैं और ये जो स्थल वाला हिस्सा है जिसे हम लोग भूमि भी बोल सकते हैं इसे 7 महाद्वीपों में जो है वो बांटा गया है, जिसका नाम आप लोग जानते भी होंगे, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे महाद्वीप हैं और ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सारे क्या हैं, महासागर हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले कक्षाओं के अध्यायों में आप लोगों ने अध्ययन किया। तो जैसे 7 जो महाद्वीप है उसमें जो एक महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंदर ही हमारा आता है भारत। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग पीछे से कनेक्ट करते हुए भारत तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग भारत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, किलोमीटर बोल सकते हैं। यानी कि भारत जो एक विशाल देश है इसका कुल भूभाग का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब दूसरा पॉइंट है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भूमि जो है वो भारत का है। यानी कि भारत के क्षेत्रफल का विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में यदि देखें तो वो कितना पड़ता है, वो 2.4% हिस्सा भूमि जो है वो भारत का है पूरे विश्व में। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि आप लोगों को जैसे पता भी होगा कि भारत, यदि आप मानचित्र पे देखे होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग देखे होंगे कि भारत जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है तथा एक तरफ पर्वत से घिरा हुआ है। यानी कि इस वाले एरिया में आप देखें तो इधर आप पर्वत देखते होंगे और इधर ये नीले कलर का जल, इधर भी जल, इधर भी जल। यानी कि 3 भाग 3 तरफ से भारत जो है वो जल से घिरा हुआ है यानी कि जल से सटा हुआ है और एक तरफ ये क्या है, पर्वत से सटा हुआ है यानी कि पर्वत से घिरा हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं कि चारों तरफ, भारत के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं। तो भारत का जो उत्तर दिशा की ओर है वो हिमालय पर्वत है। यानी कि भारत के उत्तर में आप देख सकते हैं कि वो हिमालय पर्वत है। ये जो आप मिट्टी के कलर का देख पा रहे होंगे यही हिमालय पर्वत है, ये भारत के उत्तर दिशा में पड़ता है। इस जगह हमारा हिमालय पर्वत है। अब हम लोग दक्षिण दिशा की बात करें तो ये आपका दक्षिण दिशा हो जाता है। तो इस दक्षिण दिशा के नीचे आप हिंद महासागर को पाएंगे। तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत है तो हिमालय पर्वत है, भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है तो वो हिंद महासागर है। अब पश्चिम दिशा में देखें तो पश्चिम में हमारा अरब सागर है और पूर्व दिशा में देखें तो वो हमारा बंगाल की खाड़ी है। यहाँ आप मानचित्र पे देख सकते हैं, ये आपका भारत का मानचित्र है, ये आपका उत्तर दिशा हो जाता है और उत्तर के जस्ट अपोजिट ये दक्षिण और ये आपका पश्चिम और ये आपका
पूर्व हो जाता है, यानी कि उत्तर में क्या है तो हिमालय पर्वत है, दक्षिण में क्या है तो हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है तो बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है तो वो अरब सागर है। अब हम लोग आगे पॉइंट के बारे में देखते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कौल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भारत है, यानी कि इसके आखिरी जो बिंदु है, जैसे उत्तर का और दक्षिण का, पूर्व का और पश्चिम का, तो उसका क्या नाम है और वो किस राज्य में पड़ता है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कौल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ उत्तरी बिंदु देख लेते हैं। ये भारत का अंतिम, यानी यहाँ से भारत जो है वो ख़त्म होता है। ये आखिरी जो उत्तरी बिंदु है उसका क्या नाम है तो इंदिरा कौल है। और ये लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश राज्य जो है, उसी राज्य में ये इंदिरा कौल जो है वो पड़ता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु का क्या नाम है तो वो इंदिरा कौल है। अब हम लोग दक्षिणी बिंदु को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका दक्षिणी बिंदु जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, और इसका नाम है केप कोमोरिन, जो कि इसे कन्याकुमारी भी बोलते हैं या केप कोमोरिन बोलता है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो क्या है तो केप कोमोरिन या कन्याकुमारी है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन ये होता है कि जैसे ये जो भारत का दक्षिणी बिंदु है ये मुख्य भूमि से सटा हुआ है। तो आपके एग्जाम में यदि पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, तो आपको केप कोमोरिन या कन्याकुमारी जो है वो टिक करना है। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप। ये भारत का ही हिस्सा है, और यहाँ का दक्षिणी बिंदु का जो नाम है वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये मुख्य भूमि से दूर है। यदि आपसे पूछे कि मुख्य भूमि से दूर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आपको इंदिरा पॉइंट ध्यान में रखना है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो आपको कन्याकुमारी या केप कोमोरिन ये ध्यान में रखना है। अब हम लोग पश्चिमी बिंदु देख लेते हैं। तो पश्चिमतम बिंदु जो है भारत का वो है आपका गोरमोता। ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है गोरमोता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग पूर्वी बिंदु को देखते हैं। तो ये आपका हो गया पूर्वी बिंदु, इसका नाम है किबिथु या बांगुल। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है, जिसे बांगुल भी बोला जाता है। मैंने यहाँ बांगुल गलती से लिख दिया है, तो आपको ध्यान में रखना है बांगुल होता है, बांगुल। तो ये आपका भारत का पूर्वी बिंदु है जो कि जिसका नाम है किबिथु या बांगुल। तो आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए कि भारत का जो है पूर्वी बिंदु क्या है तो किबिथु या बांगुल, भारत का पश्चिमी बिंदु पूछे तो गोरमोता, दक्षिणतम बिंदु पूछे तो केप कोमोरिन कन्याकुमारी, और उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कौल। अब इसी टॉपिक का कुछ पॉइंट जो है वो बचा हुआ है, जिसे हम लोग अगले पेज पे देखने वाले हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व भर में भारत कैमा बड़ा देश है तो उसको देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि पूरे विश्व में देखा जाए तो एरिया वाइज भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7 नंबर पे आता है। यानी कि इनसे 6 और भी बड़े देश हैं। तो आपसे एग्जाम में यदि पूछा जाए कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा सबसे बड़ा देश है, तो वो 7वां यानी कि 7वें स्थान पे आता है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है कि जनसंख्या के मामले में भारत दूसरा स्थान पे है। यानी कि जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, और सबसे पहला कौन है तो चीन है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ नोट में बताया है विश्व में 7 बड़े देशों में सबसे पहला जो स्थान आता है वो रूस का है, फिर कनाडा, फिर यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो आपसे एग्जाम में यदि पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो रूस है, और भारत केवें स्थान पे है तो वो 7वें स्थान पे है। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है भारत की स्थिति यानी कि लोकेशन। यानी कि अब हम लोग पूरे विश्व में भारत की क्या स्थिति है, ये कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन क्या है उसको देखने वाले हैं। तो आप इस चित्र पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका एक तरह से पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है विषुवत रेखा, जिसे हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं यानी कि इक्वेटर बोलते हैं। और ये विषुवत रेखा के कारण पृथ्वी जो है वो 2 बराबर भागों में बट जाती है। एक हमारा ये भाग हो गया और एक हमारा ये भाग हो गया। तो इस वाले भाग को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध,
और इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप इसे और थोड़ा सा इस तरह से हम बांट देते हैं। तो अब ये हमारा एक हिस्सा, एक ये, एक ये, एक ये आपका हो गया उत्तर पूर्व, और ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व, और ये हो गया दक्षिण पश्चिम, और ये हो गया आपका उत्तर पश्चिम। शायद आप दिशा को तो जानते ही होंगे। तो हमारा जो भारत है वो यहाँ पे स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। तो वही हमने लिखा है कि गोलार्ध में यदि देखें, यानी कि पृथ्वी पूरे विश्व पे यदि हम भारत की स्थिति को देखें तो हमारा भारत जो स्थित है वो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप जैसा कि जानते ही होंगे कि पृथ्वी जो है ये 7 महाद्वीपों में बटी हुई। तो हम देखेंगे कि भारत जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आप एशिया महाद्वीप देख सकते हैं और ये आपका भारत है। तो भारत जो स्थित है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और किधर? तो दक्षिण एशिया में। यानी कि महाद्वीप की यदि बात करें तो भारत की स्थिति महाद्वीपों में किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है, और वो दक्षिण एशिया में स्थित है। ये आप देख सकते हैं, ये नीचे है। वैसे एशिया महाद्वीप यहाँ से लेकर इस तरह से यहाँ ऐसे तक है। तो ये दक्षिण एशिया में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति में अगले पड़ाव पे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है पूरे विश्व में, और देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना से कितना तक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, पृथ्वी पे 2 रेखाएं खींची गई है। एक इस तरह से समानांतर रेखाएं खींची गई है, और इस तरह की समानांतर रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक रेखा इस तरह से खींची गई है, और इस रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो आप लोग रेखा को समझ गए होंगे कि ये आपका अक्षांशीय रेखा है और ये आपका देशांतर रेखा, और इन दोनों रेखाओं का कुछ ना कुछ मान है। तो वही देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश में कितना है और देशांतर में कितना है। तो चलिए देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार जो वो भारत का है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये आपको डाटा ध्यान में रखना है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैं आपको मैप में भी दिखा देना चाहता हूँ। यदि हम उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतरीय विस्तार देखें तो आप देख सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर, और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक अक्षांशीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। ये आपका देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगला हमारा है कि भारत के बीचों बीच से होकर, यानी कि भारत के लगभग बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। यानी कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कर्क रेखा क्या है? तो पृथ्वी पर जो है बहुत सारी अक्षांश रेखाएं जो है वो खींची गई। उसी में से एक अक्षांश रेखा हमारा कर्क रेखा है, जिसका एक तरह से मान जो है वो 23.5 डिग्री है। इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो ये भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे मैप में देखें तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये आपका कर्क रेखा है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका 23.5 डिग्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ लिखा हुआ भी है, ये आपका कर्क रेखा है, और ये भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। आपके एग्जाम में कभी कभी इस कर्क रेखा के बारे में पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो नोट में मैंने यहाँ बताया है कि कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका क्या क्या नाम है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्यों से, और ये राज्य भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ नोट में बताया है कि भारतीय मानक समय, यानी कि इसे भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है,
जिसे IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितना होता है तो ये 82.5 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये रेखाएं भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से ये भारतीय मानक समय, जिसे भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। और इसका आपको मानक समय पूछा जाएगा और इसी से जो है कि भारत का समय जो है वो निकाला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना है, तो 82.5 डिग्री है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगले पेज पे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब इस अध्याय का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ आप वो 8 केंद्र शासित प्रदेश को देख सकते हैं और यहाँ आप 28 राज्य को देख सकते हैं। इन दोनों को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इन दोनों की राजधानी आपके एग्जामों में पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 29 राज्य जो है वो पहले हुआ करता था, तो सही बात है। भारत में हमारे पास जो है पहले 29 राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये जो जम्मू कश्मीर है ये पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया। तो इसलिए अब 29 के जगह हमारे पास 28 राज्य जो है वो बचे हुए हैं, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है। अब आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि पहले 29 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो सही बात है। तो 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप जो है ये अलग अलग 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इन दोनों को जो है वो एक में मिला लिया गया 26 जनवरी 2020 को। तो इसलिए अब हमारे पास 9 के जगह 8 केंद्र शासित जो हैं वो बचे हुए हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पढ़ दूँ कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो है वो कहाँ है। तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी वो है पोर्ट ब्लेयर। फिर चंडीगढ़ की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप की राजधानी जो है वो दमन है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। लक्षद्वीप की कवरत्ती और पुडुचेरी की पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है और लद्दाख की राजधानी वो लेह है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह यहाँ आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसे मैप पे थोड़ा आपको दिखा दूं। तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, ये आप जो देख रहे हैं ये आपका भारत का पॉलिटिकल मैप है। तो पहले मैं यहाँ आपको केंद्र शासित प्रदेश को जो है वो दिखा दूं। तो यहाँ आप ये लद्दाख देख सकते हैं, पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा। फिर जम्मू कश्मीर, फिर आप यहाँ दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप को देख सकते हैं। फिर आप यहाँ देखिए भारत से दूर समुद्र में जो ये आपका लक्षद्वीप है, यानी कि अरब सागर में जो स्थित ये लक्षद्वीप है, ये भी भारत का हिस्सा है और ये आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। फिर यहाँ भी इधर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में ये जो आपका हिस्सा है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ये भी भारत का हिस्सा है और ये एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप यहाँ पुडुचेरी को देख सकते हैं और फिर आपका यहाँ नई दिल्ली और फिर चंडीगढ़, ये सारे क्या हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के। वैसे मैं राज्य की बात करूं तो आप यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरह के ये सभी राज्य हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आप शायद जानते भी होंगे यदि आप मानचित्र को देखे होंगे। तो ये आप पॉइंट है कि भारत में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग देखें तो सबसे बड़ा राज्य जो है वो हमारा राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से वो हमारा गोवा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं मैप में दिखा दूं कि राजस्थान और गोवा कहाँ है। तो ये आप सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का देख सकते हैं राजस्थान, और ये आप गोवा को देख सकते हैं, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि एरिया वाइज यदि देखें तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान, और सबसे छोटा राज्य कौन है, तो वो है हमारा गोवा। अब अगला पॉइंट हमारा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो वो हमारा
लक्षद्वीप है। तो चलिए मैं आपको यहाँ मैप में दिखा दूँ। तो ये आप यहाँ लद्दाख देख सकते हैं जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से। फिर आपका ये जो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लद्दाख, सबसे छोटा तो लक्षद्वीप। तो शायद आप समझ गए होंगे। अब मैंने यहाँ नोट में बताया है कि सबसे अधिक जिला जो है वो उत्तर प्रदेश में है जो कि 75 जिला है। यानी कि पूरे 28 राज्यों में यदि हम देखें तो सबसे अधिक जो जिला है वो किस राज्य में है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें सबसे अधिक जिले हैं, वो कितना है, तो वो 75 जिले हैं। अब अगले पेज पे हम लोग भारत के पड़ोसी देश को देखने वाले हैं। अब इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। यानी कि अब हम लोग भारत के पड़ोसी देश को देखने वाले हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो भारत की सीमा जो है वो कितने 9 पड़ोसी देश हैं जिसको मैंने यहाँ नोट किया हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला हमारा पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये 9 देश। अब इन पड़ोसी देशों को मैं यहाँ आपको मैप में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पाकिस्तान है, ये भारत का पड़ोसी देश है, यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपका पाकिस्तान है, फिर इसके बाद आपका अफ़गानिस्तान है, इसके साथ भी जो है इसकी सीमा भी जो है वो भारत के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। फिर तीसरे स्थान पे हमारा आता है चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, म्यांमार और ये आपका श्रीलंका हो गया और यहाँ आपका मालदीव हो गया। यानी कि ये 9 देश जो हैं वो भारत के पड़ोसी देश हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये हमारा लक्षद्वीप है जो कि भारत का ही एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसी के साथ जो है ये मालदीव जो देख रहे हैं ये भी एक तरह का द्वीप है और इससे जो है लक्षद्वीप का जो है सीमा जुड़ा हुआ है। इसलिए ये भी जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन? मालदीव। अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि इनमें से 2 देश जो हैं वो समुद्री सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी कि जलीय सीमा द्वारा जो है भारत से जुड़ा हुआ है। वो आपका एक मालदीव हो गया और ये आपका श्रीलंका हुआ। इसके बीच भी आपको समुद्र है यानी कि पानी है। और बाकी जो 7 देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे देश जो हैं वो स्थलीय सीमा द्वारा भारत से जुड़े हुए हैं। तो उसी को मैंने यहाँ नोट में बताया है कि 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा एवं 2 देशों के साथ जलीय सीमा द्वारा भारत जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो 9। तो कितने देश जो हैं वो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो 7। और कितने देश जलीय सीमा, तो वो 2। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा अगला है भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो श्रीलंका है ये जलीय सीमा द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है और यहाँ जो आप ये बीच में देख रहे हैं समुद्री रास्ता, इसी का नाम है पाक जल संधि या इसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यही पाक जल संधि के बाद इधर श्रीलंका आ जाता है और इधर आपका भारत होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है। अब अगला है हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यानी कि यहाँ जो आप ये पाकिस्तान भारत के पड़ोसी देश को देख रहे हैं, ये जो सीमा रेखा है यानी कि ये सीमा रेखा के बाद इधर आपका भारत का हिस्सा हो जाता है और इधर आपका पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता है। तो इस रेखा के बारे में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को भारत और अफ़गानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। यानी कि ये आपका अफ़गानिस्तान हुआ और ये अपना भारत हुआ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है
अफगानिस्तान और भारत की सीमा जो है एक दूसरे से सटा हुआ है और इसी जगह एक रेखा है जिसे हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान की। अब अगला है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, यानी कि यहाँ से जो चाइना जो है भारत के साथ जो है जुड़ा हुआ है, तो इसी जगह आपका है मैकमोहन रेखा। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहाँ नोट में एक चीज़ बताया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी कि जितने भी पड़ोसी देश हैं, यानी कि 9 जो कुल पड़ोसी देश हैं, सबसे लंबी सीमा वो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की, तो वो है बांग्लादेश के साथ। यदि आपको ये एनसीईआरटी सीरीज अच्छा लगा हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए लगातार जो है इस एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू रखूं। थैंक यू।